आज अपन संस्कृत साहित्य के अंदर आगे पढ़ेंगे। अपन ने कल दो साहित्यों की बात कर ली, एक अपन ने अचलदास खींची के वचनिका की बात कर ली और एक वेली कृष्ण रुक्मणी की बात कर ली। दोनों अपन अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत अपन के पास में जो साहित्य था उसमें एक बात तो अपन ने पढ़ ली, कौन सी? वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी जो है वो अपन ने पढ़ लिया और एक अपन ने पढ़ लिया कौन सी? एक अपन ने पढ़ ली है आपके अचलदास खींची वचनिका। खोल देना कि अचलदास खींची वचनिका। ठीक है, ये दोनों ही अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, ये दोनों ही अपन ने चर्चा कर ली। एक बार हल्के हाथों से वापस चर्चा कर लेते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका जो है वो किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई है। बीकानेर के राजकुमार हैं, बीकानेर के शासक कल्याणमल के तो पुत्र हैं और किसके छोटे भाई हैं? ये राय सिंह के छोटे भाई, अकबर के दरबारी हैं। अकबर ने इनको एक जागीर दी गागरोन और वहीं बैठकर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है वेली कृष्ण रुक्मणी। भक्ति पर आधारित ये ग्रंथ है और मुख्य इसकी कथा है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की विस्तृत विवरण। ये प्रेम कहानी पर आधारित नहीं है बल्कि एक ऐसा है भक्ति रस पर आधारित ग्रंथ है। किस पर आधारित है? भक्ति रस पर आधारित ये ग्रंथ है। ये एक तो बात आपको ध्यान में रखनी। इस ग्रंथ को जो है प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी को दिया जाता है। कहते हैं एलपी टेसीटोरी इसकी एक प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता बंगाल से इसकी वास्तव में जो ओरिजिनल प्रति थी वहां से लेकर आए और फिर उसको क्या करा? फेमस करा। ये बात समझ में आती है। और एलपी टेसीटोरी ने इनके लेखन से प्रभावित होकर पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहकर पुकारा। ये ग्रंथ इतना महान है, ये डिंगल शैली का इतना महान ग्रंथ लिखा हुआ है कि इस ग्रंथ के लिए क्या बात सामने आती है? दुर्सा आडा जैसे एक विद्वान है जो इसको 19वां तो क्या कह रहा है? पुराण और 5वां वेद। 4 वेद है तो इसको 5वां वेद, 18 पुराण है तो इसको 19वां पुराण की संज्ञा दी जा रही है। ये बातें आपको वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका से याद रखनी। इसके अतिरिक्त अपन ने अचलदास खींची वचनिका की चर्चा करी। ये लिखने वाले हैं, इस ग्रंथकार का नाम है शिवदास गार्डन। गार्डन एक चारण होते हैं और ये शिवदास गार्डन द्वारा लिखा। ये ग्रंथ मेनली गागरोण के प्रथम शाखे पर आधारित है। गागरोण का पहला शाखा मैंने आपको बताया भी था, 1423 ईस्वी में गागरोण का पहला शाखा हुआ था, उस पर यह आधारित है। और ये अचलदास खींची उस समय जो शाखा हुआ उसका जो केसरिया किया गया वो अचलदास खींची द्वारा किया गया। और जो आक्रमण हो रहा था वो मालवा का एक शासक था जिसका नाम था होसिंग शाह, अल्प खां गोरी भी कहते हैं। मैंने जब आपको लिखवाया होगा आपके राव कुंवर चुंडा लिखवाया होगा तब मैंने बताया अल्प खां गोरी या फिर होसिंग शाह जो है उनके द्वारा आक्रमण किया गया था। और यहाँ पर केसरिया तो अचलदास खींची। अगर जौहर वैसे पूछ ले तो एक महिला आती है उमादे सिसोदिया। ठीक है, जौहर किसने किया था? जौहर किया था उमादे सिसोदिया। और ये उमादे सिसोदिया या उमादे गुहिल बोल लो, जो भी आपको समझ में आता है। ये जो उमादे है, इस उमादे का वास्तविक नाम या इनका उपनाम पड़ गया था लाला मेवाड़ी। मारना कुंभा की जो है बहन है और राव मोक्तल की बेटी है। मतलब ये मारना कुंभा की अचलदास जी क्या है? बहन हुई, कुंभा की जीजा जी है। लाला मेवाड़ी जो है वो कुंभा की बहन है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? जबर किया है। और अचलदास खींची ने क्या किया यहाँ पर? केसरिया। तो ये कौन सा शाखा कहलाता है? गागरोण का प्रथम शाखा। तो सवाल आ जाएगा गागरोण के प्रथम शाखा को उल्लेखित करने वाला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? ये दोनों अपन पढ़ चुके थे, हल्का सा अपन ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी। अब आते हैं अपन आगे कुछ अन्य संस्कृत साहित्यों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिसमें एक आता है आपका, एक आता है वीरमाया। ठीक है, वीरमाया इंपॉर्टेंट है, देखते जाना, यहाँ से आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं, संस्कृत साहित्य में अब मिक्स में चलेंगे सारे। ठीक है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा। वीरमायण जो है वो किसने लिखा है? वो लिखा है बादर डांडी ने। बादर ढांडी द्वारा लिखा गया वीरमायण। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बार बार पूछा जाता है। इसका जो वास्तविक नाम था ना, पूरा नाम या प्राचीन नाम बोल दो, पूरा नाम या प्राचीन नाम किस नाम से लिखी थी? तो इसका नाम था बादर ढांडीरी निशानिया। बादर ढांडीरी निशानिया नाम से इसको लिखा गया था। ये एक तो याद रखना। और इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है एक लोक देवता है मल्लीनाथ जी। ठीक है, लोक देवता मल्लीनाथ जी और उनके सगे संबंधियों के वीरता की जानकारी मल्लीनाथ जी की जानकारी मिलती है। मल्लीनाथ जी के भाई की जानकारी मिलती है वीरमदेव।
मल्लीनाथ जी के भाई विरमदेव की जानकारी मिलती है। ठीक है, मल्लीनाथ जी के पुत्र जो हैं उनकी जानकारी मिलती है। एक वीर पुत्र नाम लिखा है था, अगर आपको याद हो तो जगमाल। मल्लीनाथ जी के वीर पुत्र जगमाल की जानकारी मिलती है। विरमदेव के वीर पुत्र गोगादेव की जानकारी मिलती है, जो बाद में तल्लीनाथ जी के नाम से फेमस हुए। इन सब की जानकारी कहाँ पर मिलती है? वीरमायण ग्रंथ में मिलती है। और ये जो वीरमायण ग्रंथ है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका बाद में संकलन किया गया। पहले इसका नाम क्या था? भादर डांडीरी निशानियां। इसमें मेनली फोकस किसके ऊपर है? विरमदेव और मल्लीनाथ जी के ऊपर है। ठीक है, और इसका बाद में वापस संकलन किया गया, तो इसको इकट्ठा किया गया, वापस प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है बुद्ध जी आसिया। कौन है? बुद्ध जी आसिया। और ये किसके दरबारी हैं? ये मारवाड़ के मान सिंह के दरबारी हैं। मारवाड़ के मान सिंह के समय मान सिंह के दरबारी हैं, और मान सिंह के समय इस ग्रंथ का संकलन किया गया, और जो भादर डांडी का निशानियां थी उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? वीरमायण। और ये वीरमायण किसके नाम पर? इन विरमदेव के नाम पर। विरमदेव के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया? वीरमायण नाम रखा। याद रखना, पहले इस ग्रंथ का नाम था भादर डांडीरी निशानियां। तो ये एक संस्कृत साहित्य का इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसका नाम है वीरमायण। दोबारा ध्यान से सुन लो, वीरमायण ग्रंथ है जो भादर डांडी ने लिखा है। जिस नाम से लिखा था वो था भादर डांडीरी निशानियां। मेनली फोकस करता है मल्लीनाथ जी पर और उनके भाई विरमदेव पर। मल्लीनाथ जी के एक वीर पुत्र जगमाल का भी इसमें उल्लेख है। ये ग्रंथ जो है वो लैमलाइट से चला गया था, काफी समय तक ये मतलब कहते हैं अंधकार में चला गया, तो इसको वापस प्रकाश में खींच के कौन लाया? वो लाया बुद्ध जी आसिया। और ये बुद्ध जी आसिया कौन है? मान सिंह के दरबारी विद्वान है। इसने इस ग्रंथ को संकलित किया और वापस इस ग्रंथ को दूसरे नाम से क्या किया? बनाया या लिखा। तो संकलित करके दूसरे नाम से लिखा, वो क्या है? वीरमायण, विरमदेव के नाम पर। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है, एक और ग्रंथ आता है जिसका क्या नाम आता है? यह आता है रतन सिंह महेश दासोत। रतन सिंह महेश दासोत्री वचनीका। रतन सिंह महेश दासोत्री वचनीका। ठीक है, रतन सिंह महेश दासोत्री। ये लिखा है जग्गा खेड़िया ने। किसके द्वारा लिखा गया? जग्गा खेड़िया द्वारा। इसको भी जग्गा खेड़िया द्वारा लिखा गया। डी छोटा हो जाएगा। ठीक है, जग्गा खेड़िया जो होते हैं वो क्या होते हैं? चारण होते हैं। एक खेड़िया अपन ने पहले और पढ़ा है, क्या नाम पढ़ा? कृपाराम खेड़िया, राजिया सोरठा वाले कृपाराम। एक खेड़िया कौन है? जग्गा खेड़िया। इन्होंने लिखा है रतन सिंह महेश दासोत्री वचनीका। इसको अन्य नाम जो है रतन रासो भी कहते हैं। इसको अन्य नाम यानी रतन रासो भी कहते हैं। और सेम वही कौन सी स्टोरी है इसमें आपके जो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है रतलाम के रतन सिंह की वीरता की कहानी। रतलाम के रतन सिंह की वीरता मैंने बताया भी है इनकी कहानी। ठीक है, रतन सिंह के वीरता की कहानी है। और ये रतन सिंह की वीरता की कहानी धर्मत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई। धर्मत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, धर्मत का युद्ध आप सब जानते हो कब हुआ था? 1658 में हुआ था, 1658 इसमें। तब ये वचनिका जो होती है ये कैसी है? ये वचनिका जो है वो भी डिंगल शैली में है। और इसको भी प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? एलपी टेसीटोरी। अपन ने देखा था, एक ग्रंथ देखा है वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय भी एलपी टेसीटोरी को, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? एलपी टेसीटोरी को। ग्रंथ का नाम है रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। किसने लिखा है? जग्गा खेड़िया ने लिखा है। चारण कवि है, डिंगल शैली में। मैंने जब आपको डिंगल और पिंगल के ग्रंथ लिखा है तब पहले ही क्लियर कर दिया था डिंगल में लिखा गया है। उस समय मैंने आपको 2-3 और ग्रंथ बताए थे। वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका बताया था मैंने आपको, नाग दमन, रुक्मणी हरण, राग जैतसीरा, अपने छंद जो है इस प्रकार से लिखा था ना बहुत सारे, तो उसमें ये भी याद रखना। रतन सिंह महेश दासोत मैंने पहले भी बताया था कि धर्मत का युद्ध हुआ था, मुगल उत्तराधिकार का युद्ध है। एक तरफ औरंगजेब और उसका भाई मुराद है, दूसरी तरफ शाहजहां और उसका उत्तराधिकारी पुत्र दारा शिकोह।
दारा सिखों की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह का साथ कौन दे रहे हैं? रतलाम से राव रतन सिंह। और ये जो रतन सिंह है इस युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ते हुए जो है वीर गति को प्राप्त हुए। इनके ऊपर ये लिखा हुआ ग्रंथ है, डिंगल शैली में गद्य और पद्य के मिश्रण में लिखा हुआ ये ग्रंथ है। और ये ग्रंथ जो है वो प्रकाश में लाने का श्रेय इसको किसको दिया जाता है? एलपी। ऐसे इस ग्रंथ को भी रतन रासो कहते हैं। एक रतन रासो मैंने आपको कुंभाराम सांधू का ग्रंथ बताया, उसको भी रतन रासो कहते हैं। सिर्फ रतन रासो पूछे, कुंभाराम कुंभकर्ण साधु, कुंभकर्ण साधु भी एक चारण है, उन्होंने भी लिखा, उसमें मारवाड़ का इतिहास भी लिखा है, रतन सिंह की वीरता के बारे में भी लिखा है और जसवंत सिंह के बारे में भी लिखा है। तो ये दोनों चीजें याद रहेगी। इसको तो ये वचनिका होते हुए इसको रतन रासो कहते हैं, वो रासो ग्रंथ है, दोनों याद। चलो और क्या बात आती है? एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है राव जयसिंह। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है संस्कृत साहित्य के, यहाँ से सवाल आएंगे सारे इंपॉर्टेंट। एक आता है राव, आप नंबरिंग आप डालते रहेंगे, राव जयसिंह। बार बार अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ज्यादा अपन इस पे। राव जयसिंह जो है आप सब जानते हो किसने लिखा है? बीटू सूजा। ये भी क्या है? चारण कवि है, बीटू सूजा चारण कवि। और इसमें किसके बारे में जानकारी है? बीकानेर के राव जैत सिंह, बीकानेर के राव जैत सिंह, बीकानेर के राव जैत सिंह। वह एक युद्ध आता है कामरान, कामरान के मध्य युद्ध। कामरान कौन है? हुमायूं का भाई, हुमायूं का भाई। वह राव जैत सिंह के मध्य युद्ध का उल्लेख, मध्य युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है अपन को? तो ये युद्ध जो है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है अपन को? राव जयसिंह रचन। ये एक युद्ध हुआ था राती घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है? राती घाटी का युद्ध। बटनेर पर अधिकार को लेकर, बटनेर जो किला है उस पर अधिकार को लेकर, बटनेर पर अधिकार को लेकर, बटनेर किला पर अधिकार को लेकर। पहले जो है हुमायूं का भाई कामरान जो है वो बटनेर पर अधिकार कर लेता है। बटनेर उस समय जो है बीकानेर रियासत का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में हनुमानगढ़ में पड़ता है ये दुर्ग, बटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्गों में इसको गिना जाता है बटनेर के किले को। तो जो बटनेर के किले पर अधिकार कर लेते, फिर कामरान आगे बढ़कर बीकानेर की तरफ बढ़ता है और रात्रि के समय जो है पहले बीकानेर पर ही अटैक करके बीकानेर को जीत लेता है। कौन? कामरान। फिर रात्रि के समय जो है राव जैत सिंह अपनी सेना से राती घाटी में युद्ध करके कामरान से वापस बीकानेर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। उस पूरी घटना का उल्लेख इस ग्रंथ में दिया गया। इस ग्रंथ से एक सवाल जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, इस ग्रंथ में एक बीकानेर के शासक है राव लूणकरण, राव लूणकरण। इन लूणकरण को क्या कहा गया? कलयुग का कर्ण। ये सवाल आया हुआ है कलयुग का कर्ण के किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है? तो किस ग्रंथ में कहा है? राव जैत सिंह लूणकरण के ही बेटे हैं, ठीक है ना। और लूणकरण की एक बेटी आपको याद हो तो बताओ मुझे, बालाबाई। याद आ रहा है? हाँ याद रखना। आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा, याद आ रहा है ना? पृथ्वीराज जिन्होंने अपने आमेर को 12 कोटड़ी में विभाजित किया था, उनके ये क्या है? ससुर जी हैं। इनकी बेटी जो है लूणकरण की बेटी बालाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? रामानंद संप्रदाय वाले। नहीं, उस वहाँ राजपूताने का कर्ण है, वो कहा है राय सिंह। दो बात है, वो करमचंद वंशो उत्कीर्ण काव्यम जयसोम का ग्रंथ है, उसमें राजपूताने का कर्ण का है, वो कहा गया है राय सिंह। ठीक है, ये बात भी क्लियर होती है। वीर मायण आपके समझ में आ गया। एक आपके समझ में आ गया राव जयसिंह। एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है जिसका नाम है ढोला मारूरधुआ। इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट डाल देना, ढोला मारूरधुआ। आज इस पर पूरी चर्चा कर ही देते हैं, बार बार आ रहा है ये, ठीक है। आज इस पे पूरी चर्चा, जो सवाल इससे संभावित बन सकते हैं। आप सब जानते हो किसने लिखा है? कवि। किसने लिखा है? कवि। कैसी किस पर आधारित है? एक तो प्रेम कहानी और दूसरा विरह। प्रेम कहानी पर आधारित और दूसरा विरह ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? विरह ग्रंथ। प्रेम कहानी भी है, मतलब श्रृंगार भी है इसमें, और विरह भी जो है वो ढोला मारूरधुआ जो है कहानी। अब इसमें मेनली ये कहानी किसकी है? ढोला, जो मध्य प्रदेश के नरवर का राजा है, उसकी, तथा मरवन या मारू, मरवन, ये जो है पुंगलगढ़ की राजकुमारी है, और पुंगल बीकानेर है, पुंगल बीकानेर की राजकुमारी। क्या क्या सवाल आते हैं?
अपन को जो सवाल आते हैं वो सारे सवाल राजकुमार, उन सारे सवालों को कवर। पहला सवाल तो पूछा जाता है ढोला का वास्तविक नाम क्या है। एक तो याद रखना ढोला का वास्तविक नाम है सालह कुमार। क्या नाम है? ये एग्जाम में एक तो पूछा गया कि ढोला का वास्तविक नाम क्या है, सालह कुमार। जब इनका विवाह हुआ, बचपन में इनका विवाह कर दिया गया था। विवाह के समय ढोला की आयु, ठीक है, ढोला की आयु कितनी थी? ढोला की आयु थी, ये सवाल आया हुआ कि ढोला की आयु कितनी थी? 3 वर्ष। और उस समय मरवण की आयु जो है वो 1.5 वर्ष है। मरवण की आयु कितनी है? मारू की आयु कितनी? 1.5 वर्ष। बाल विवाह का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मरवण की आयु कितनी? 1.5 वर्ष। ढोला की अन्य पत्नी का नाम है, ढोला की अन्य पत्नी, पहले फैक्ट लिख दो फिर स्टोरी की बात करेंगे। ढोला की अन्य पत्नी है जिसका नाम है मालवणी, मालवा की राजकुमारी है। ठीक है, मालवा की राजकुमारी मालवणी, उनके बारे में बात। एक इनके बारे में जो है कहावत प्रचलित है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। कहावत क्या है? ढोला थारे, ढोला थारे, थारे देश में, ये ढोला क्या, सॉरी मारू थारे देश में, सॉरी मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, उपजे 3 रतन, एक ढोला, एक ढोला दूजी मरवण, एक ढोला दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग, तीजो कसुमल रंग। ये एक उक्ति प्रचलित है। तो ये उक्ति भी किससे संबंधित है? इन्हीं से संबंधित है। प्रेम कहानी और विरह पर आधारित ग्रंथ है। नोट में अपन 2 बातें और लिख देंगे। एक आता है ढोला मारूदी चौपाई, ढोला मारूदी चौपाई। ढोला मारूदी चौपाई जो है वो किसने लिखी है? वो लिखी है कुशल लाभ ने। और कुशल लाभ का एक और ग्रंथ अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सा है? अन्य ग्रंथ इनका है पिंगल शिरोमणि। क्या विशेषता थी भाई? एक ग्रंथ और इनका पढ़ चुके, हाँ पिंगल शिरोमणि। पिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग लिखवाया था ना 1550 का पिंगल शिरोमणि, याद आ रहा है? एक और चीज आती है, वो भी अपन यहीं पर लिख देंगे, ढोला मारूदी बात। ढोला मारूदी बात किसने लिखा? फैक्ट पर फोकस मेनली आपका रहना चाहिए, कहानी तो याद रह जाएगी। खुशाल चंद्र। ढोला मारू होटल का है भाई? वो भी लिख लेते हैं। ये लिख दूं क्या? या लिख देता हूँ, इधर नीचे लिख देता हूँ। 2-3 फैक्ट और भी लिख लेते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये तो यहीं पर है फैक्ट, इनको अलग से लिख लेना। यहाँ पर और लिख देता हूँ, ढोला मारू होटल कहाँ पर है भाई? आरटीडीसी की होटल है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आरटीडीसी की, और वो कहाँ पर है? बीकानेर में। एक और आती है आपके पास में ढोला मारू, ढोला मारू जो है वो गीत, ये कहाँ का फेमस है? सिरोही। और कौन सी जाति? ढांडी जाति का गीत। ये बार बार लिख देते अपन ताकि याद रहे, ढांडी जाति द्वारा। और तो कुछ नहीं रह गया। ढोला मारू नृत्य कहाँ पर होता है बताओ फटाफट? झालावाड़। ये सारी बातें आज अपन ने कर ली। एक बार आप पूरा लिख लो, फिर अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। क्या बिल्कुल साइड में हो जाओ। इस तरफ आ जाता हूँ, यहाँ से आप लिख लो। चलिए अब एक बार चर्चा करते हैं फटाफट अपन। ढोला मारूदा दुहा क्या होता है कि एक बार ये जो क्षेत्र है नरवर, और ये क्षेत्र है आपका कौन सा? बीकानेर का पुंगल। पुंगल के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है पिंगल। ठीक है, पुंगल के जो राजा है, लिखिए आप सबने, एक बार यहाँ फोकस कर लो फिर और लिख लेना जो भी मैं मिटाऊंगा तो पुंगल के एक राजा थे जिनका नाम था पिंगल। इनके यहाँ पर अकाल पड़ता है। तो अकाल पड़ता है तो ये एक बार किस तरफ? एमपी की तरफ जाते हैं और एमपी में नरवर क्षेत्र में चले जाते हैं। और नरवर में वहां पर जो राजा होता है, नरवर का राजा होता है, उसका नाम होता है नल। क्या नाम होता है? नल। उस नल के घर जाते हैं, नल उनका आदर सत्कार करता है, वहां बैठते हैं। इनकी पत्नी जो पुंगल के राजा जो है पिंगल, उनकी पत्नी भी उनके साथ है। वो देखती है किसको? सालर कुमार यानी ढोला को।
और ढोला को देखती है तो इनको ये ढोला जो है बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, तो ये अपनी बेटी को भी साथ लेके जाते हैं मारू, और बेटी की वहीं पर क्या कर लेते हैं, विवाह तय कर लेते हैं कि हमारी बेटी का आज से आपके बेटे के साथ दोनों मिलते हैं, बढ़िया से दोस्ती हो जाती है और दोनों जो होता है आपात उसमें क्या बन जाते हैं, समधी बन जाते हैं। लेकिन उस समय बहुत छोटे बच्चे थे तो एक बार तो वापस आ जाते हैं बीकानेर के पुंगल। फिर जब ये बात होती है तो ये इनके जो पिता हैं ये इनको बताते ही नहीं है नल, तो ढोला को तो पता ही नहीं है कि मेरा इस प्रकार से कोई विवाह हो रखा है। ढोला का विवाह दोबारा कहाँ पर हो जाता है, मालवा की राजकुमारी मालवणी से विवाह हो जाता है। ढोला आराम से अपना जीवन जी रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उधर से जो है पुंगल से लगातार समाचार भेजे जा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही बारात, क्यों लेने नहीं आ रहे ढोला को, और ये समाचार इस जो अपने ढोला है उस तक पहुंच ही नहीं रहे। तो ढोला जो है वहां से पुंगल से समाचार आ रहे हैं कि भाई मारू को लेने क्यों नहीं आ रहा है ढोला, तो फिर ढोला तक ये समाचार पहुंच ही नहीं। उसका कई कारण बताते हैं कि जो है आपकी की अन्य पत्नी मालवणी पहुंचने ही नहीं देती थी समाचार, उसको पता था, ऐसा बताते हैं। लेकिन फिर भी अपन मान लेते हैं कि एक बार इसके पास समाचार नहीं पहुंचे। काफी समय बाद में जब इनके पास में समाचार पहुंचता है तो फिर ये यहाँ पर क्या करते हैं, जाते हैं और वहां से क्या लेके आते हैं, मारू को। तो इस बीच में जो मारू ने जो विरह देखा है, जो याद सही है ढोला की, उस विरह के कारण ये विरह ग्रंथ भी है और प्रेम कहानी। जब इनका बचपन में विवाह हुआ तब इनकी आयु, इसकी तो 3 साल थी और इसकी क्या थी, 1.5 साल थी। ढोला का संबंध कहाँ से, एमपी के नरवर से, वास्तविक नाम क्या है इसका, साला कुमार। ऐसा मान्यता है कि यही ढोला आगे जाकर और कछवा वंश की स्थापना करता, और यही ढोला दुले राय यानी तेजकरण के नाम से जाना जाता है। अब इसका क्योंकि वहां पर भी नरवर से ही संबंध आता है, कछवा वंश की उत्पत्ति का जो पहला व्यक्ति आता है, जो संस्थापक है, जो दुले राय, वो दुले राय जो होता है वो यहीं से ही आया नरवर। तो कहते हैं यही दुले राय है जो ढोला जो है वो आगे जाकर दुले राय के नाम से शासक बनता है, तेजकरण भी नाम है इसका। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। इसके अतिरिक्त अपन को एक कहावत याद रखें, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक तो ढोला है, दूसरा मरवड़ है, तीसरा कसुमल। एक एग्जाम में पूछा गया था कैसे रंग का रंग है, तो लाल रंग का है। ठीक है, लाल रंग जो है मतलब उस समय जो है वो वेशभूषा में या राजस्थान में वस्त्रों में जो है लाल रंग की प्रधानता रहती थी, पगड़ी इत्यादि वस्त्र वेशभूषा में लाल रंग जो है वो ज्यादा होता था। तो एक ये याद रख लेना, कसुमल रंग का मतलब यहाँ पर कौन सा रंग है, लाल रंग है, ये भी याद रखना। फिर कुछ और फैक्ट अपन ने देख लिए। ढोला मारू की चौपाई किसने लिखा है, कुशल लाभ ने। कुशल लाभ ने एक और ग्रंथ लिखा है पिंगल शिरोमणि, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं 1550 ईस्वी में, और ये डिंगल शैली का प्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में हुआ है। जो अपन बात करते हैं ना बार-बार शैली, डिंगल शैली का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ है, तो प्रथम प्रयोग इसमें, ये पहले मैं लिखा चुका हूँ। और डिंगल शब्द का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ है, कवि 32 में हुआ है, और वो किसने लिखा है, बाकीदास आस्या। ये चर्चा अपन पहले कर चुके। फिर ढोला मारू की बात किसने लिखा है, कुशाल चंद्र ने। ढोला मारू होटल कहाँ है, बीकानेर। ढोला मारू गीत कहाँ गाया जाता है, सिरे में ढांडी जाति द्वारा। और ढोला मारू नृत्य जो होता है वो कहाँ का फेमस है, झालावाड़ का। तो एक ही जगह अपना पूरा क्लियर होता है। एक अन्य ग्रंथ आता है, नाम लिखे आप, एक हाँ क्या चीज नहीं, कुशल लाभ का दूसरा ग्रंथ लिखा है ना पिंगल शिरोमणि। उस पिंगल शिरोमणि में सबसे पहले जो है वो डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। ग्रंथ का नाम तो पिंगल शिरोमणि है, लेकिन डिंगल शैली का प्रथम प्रयोग कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में हुआ। और ये पिंगल शिरोमणि ग्रंथ कब लिखा गया है, ये लिखा गया 1550। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है कानड़ देव प्रबंध। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बैठेंगे आपके। कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध किसने लिखा है, ये सारे प्रमुख चारण साहित्य के ग्रंथ हैं। तो कानड़ देव प्रबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा है पद्मनाभ द्वारा। पद्मनाभ द्वारा लिखा गया लगभग 1455 ईस्वी में। ठीक है, और ये कानड़ देव प्रबंध जो होता है किसके किसके बारे में है, तो ये जालोर के शासक कानड़ देव, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। जालोर के कानड़ देव, कानहड़ देव व अलाउद्दीन, एक एक पूरा लिख, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन, के मध्य युद्ध का उल्लेख। एक तो ये आपको कहां पर मिलेगा, कानड़ देव प्रबंध में मिलेगा, जो किसने लिखा है, पद्मनाभ ने। एक वीरमदेव को फिरोजा का प्रेम प्रसंग, वीरमदेव को फिरोजा प्रेम प्रसंग अपन ने पूरा पढ़ा है जालोर का इतिहास। और ये जानकारी भी अपन को कहां से मिलती है, प्रेम प्रसंग, ये जानकारी भी अपन को कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। ये जानकारी इनका एक अन्य, इसी कानड़ देव प्रबंध में एक बात लिखी है इन्होंने, अन्य ग्रंथ है, उसका नाम है
विरमदेव सोनग्राही वाद, विरमदेव सोनग्राही वाद, विरमदेव सोनग्राही वाद। मैंने उसी समय बताया था वाद क्या होता है। वाद जो है वो कथा का संक्षिप्त रूप होता है। कोई कहानी या कथा का संक्षिप्त रूप जो होता है उसको क्या कहते हैं, वाद। तो विरमदेव सोनग्राही वाद भी किसने लिखी है। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि पद्मनाभ जो है वो कानड़ देव के क्या नहीं है, दरबारी विद्वान नहीं है। याद रखना, इन्होंने 1455 में लिखा है, जबकि कानड़ देव का समय अगर मोटा मोटा भी अपन देख ले तो 1305 से 1311 का है। तो ये इस समय तो है ही नहीं, ठीक है। इन्होंने तो बहुत बाद में लिखा है, लगभग 100 साल बाद में, 150 साल बाद में। तो याद रखना पद्मनाभ जो है वो कानड़ देव के क्या नहीं है, दरबारी विद्वान नहीं। एक ग्रंथ आता है जिससे सवाल और पूछा गया है, उस ग्रंथ का नाम है शिशुपाल वध। ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ बता रहा हूँ। शिशुपाल वध किसने लिखा है, महाकवि माघ ने। सवाल क्या आया था, ये नहीं आया, सवाल आया था महाकवि माघ द्वारा शिशुपाल वध कौन सी सदी में लिखा गया था, कौन सी सदी में, किस सदी में लिखा गया था। तो याद रखना ये ग्रंथ जो है वो 8वीं सदी में, ये आया हुआ रिसेंट एग्जाम में किसी में आया, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 8वीं सदी में ये ग्रंथ लिखा गया है, ये सदी याद रखना। शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ ने लिखा, और महाकवि माघ का संबंध कहां से है, भीनमाल जालोर से, भीनमाल जालोर से। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उपनाम इनका है राजस्थान का वाल्मीकि, राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, हाँ, हरीश दास साकला या हरि सिंह साकला, पढ़ा था ना, कलयुग का वाल्मीकि पढ़ा था, याद आ रहा है। एक संप्रदाय बताया था, कौन सा, निरंजनी संप्रदाय, अलग निरंजन हरि निरंजन वाला, हाँ, गाढ़ा कापड़ो दीडवाना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। उनके कौन ग्रंथ बता सकता मुझे, हरिपुरुष जी री वाणी, राजमंत्र प्रकाश लिखवा है ना, ऐसे क्या कर, राजमंत्र प्रकाश उनका एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंत्र राज प्रकाश या राजमंत्र प्रकाश एक ही बात है। तो राजस्थान का ये वाल्मीकि है, उन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। शिशुपाल वध, इसमें भगवान कृष्ण द्वारा, कृष्ण भगवान द्वारा शिशुपाल का वध किया था, उसकी जानकारी भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत काल में, महाभारत काल में शिशुपाल का वध किया था। ये तो आप सब जानते ही होंगे स्टोरी, किस प्रकार से जब युधिष्ठिर यज्ञ करते हैं तो चेदी नरेश शिशुपाल जो है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में बाधा डालते हैं, तो उनका वध करते हैं, शिशुपाल वध। ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था, भगवान कृष्ण द्वारा। इस पूरी स्टोरी को इन्होंने बताया। महाकवि माघ का ये क्या है, ग्रंथ है, 8वीं शताब्दी में। महाकवि माघ का संबंध भीनमाल जालोर से है, और इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि जो है। तो अभी तक अपन ने जो मोटे मोटे ग्रंथ पढ़े, कौन से पढ़े, वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनी का पढ़ा, अचलदास खींची री वचनी का पढ़ा, रतन सिंह महेश दासोत री वचनी का पढ़ा, अपन ने वीर मायण के बारे में चर्चा करी, अपन ने बीटू सुजाका राव जैतसी रो छंद पढ़ा, अपन ने गोरा अपने क्या कहते हैं गोला मारूरी दोहा पढ़ा, उनकी चौपाई पढ़ी, उनकी बात पढ़ी। अपन ने कानड़ देव के जो प्रबंध पढ़ा, जो पद्मनाभ ने लिखा है, उसकी विरमदेव सोनग्राही वाद को पढ़ा, और शिशुपाल वध जो है पढ़ा, जो महाकवि माघ ने लिखा। अब मैं आपको देखो कुछ ग्रंथ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो ग्रंथ आप खुद कनेक्ट करना तो कैसे पढ़ने, ठीक है। देखो ग्रंथ तो खूब है, लेकिन आपको कैसे एक क्रम बना के चलना है ताकि आपको लंबे समय तक मेमोराइज रहे, लंबे समय तक याद रहे। और लंबे समय तक याद रखने के लिए जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे एक क्रम बना देना, भले आपके जो भी क्रम बनाते हो वैसे आप लिखते जाना, ठीक है। पहला आता है महाराजा गज सिंह, महाराजा गज सिंह रोचन। ये सारे संस्कृत साहित्य के अंतर डालना आप, ठीक है। महाराजा गज सिंह रोचन, और ये किसने लिखा है, ये लिखा है कृष्णा आडा ने। इंपॉर्टेंट जो होगा वो बताता जाऊंगा, ठीक है। ये सारे मारवाड़ से रिलेटेड साहित्य हैं। तो महाराजा गज सिंह रो छंद जो है वो कृष्णा आडा द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कृष्णा आडा द्वारा। और ये किसके बारे में, मारवाड़ के शासक गज सिंह, मारवाड़ के गज सिंह के बारे में। मारवाड़ के गज सिंह लगभग समय मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन 1619 से 1638 का शायद इनका समय है। तो मारवाड़ के शासक गज सिंह, इसमें क्या क्या जानकारी, मुगल विस्तार में मारवाड़ की भूमिका, मारवाड़ के राठौड़ों की भूमिका, एक याद रखना खुर्रम
जो बाद में शाहजहां बना, खुर्रम के विद्रोह का दमन गज सिंह ने किया जौनपुर में। ये एक जानकारी आप याद रखना। इसके अलावा जो है वो याद रखना कि गज सिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी, दक्षिण अभियान की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक ग्रंथ आता है गज सिंह के संबंध में, एक ग्रंथ आता है जिसका ये सारे पूछे गए हैं गुणभाष। और ये गुणभाष किसने लिखा है? ये लिखा है हेम कवि ने। ये भी किससे रिलेटेड है? गज सिंह से रिलेटेड है। इसमें गज सिंह के समय शिक्षा पद्धति, मैं देखो आपको याद करवा दूंगा कैसे याद रखना है। गज सिंह के समय शिक्षा पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गज सिंह के समय जो उद्यान है उन उद्यानों का उल्लेख मिलता है, वह राजप्रसाद यानी महलों का उल्लेख मिलता है। एक आपका ग्रंथ आता है जिसका नाम है गज गण रूपक। इंपॉर्टेंट डाल देना इसको, गज गुण रूपक इंपॉर्टेंट। गुण रूपक नाम भी आता है और गज गुण रूपक भी आता है। गज सिंह से संबंधित ये लिखने वाले का नाम है केशव दास गार्डन। एक तो शिवदास गार्डन थे, उन्होंने कौन सा लिखा था? अचलदास खींची की वचने। गार्डन भी क्या है आपके? ये भी चारण कवि है। तो गज गुण रूपक इन्होंने लिखा। इसमें क्या क्या जानकारी इंपॉर्टेंट डाल देना, एग्जाम में आया हुआ। गज सिंह के समय के ठीक है दिवाली यानी त्योहार, दिवाली, विवाह, त्योहार, दशहरा पर्व व राजस्थानी वेशभूषा की जानकारी। देखो अब ध्यान से समझना, मैं आपको क्या लिखवाना चाह रहा हूं। मैं आपको एक बार जो संस्कृत साहित्य में अलग अलग राजवंश से जोड़कर मैं आपको ग्रंथ लिखवा देता हूं जो मेन है। सारे तो लिखवाना संभव नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं, उन ग्रंथों की चर्चा करेंगे। तो पहले अपन बात कर रहे हैं जो मारवाड़ के शासकों के समकालीन जो ग्रंथ। गज सिंह एक शासक हुए थे 1619 से 1638। इनके ही बेटे हुए थे जो बहुत फेमस शासक हुए थे, जसवंत सिंह प्रथम, और इनके बड़े बेटे थे अमर सिंह राठौर जिनका नाम था कटारा धनी। बहुत बड़े राजा हैं गज सिंह जी। और गज सिंह जी जो है उन्होंने 1619 से 1638, लगभग आप ये मान लो ये जहांगीर और शाहजहां के समकालीन राजा थे। इनके समय के आपको 3 ग्रंथ मेनली याद रखना है। एक याद रखना है आपको महाराजा गज सिंह रो छंद जो कृष्णा आडा द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या क्या जानकारी कि किस प्रकार मुगलों ने जो अपना इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, उसमें मारवाड़ के राठौड़ों की कितनी भूमिका रही है। आप सब जानते हो जसवंत सिंह कितना महान था कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दक्षिण अभियानों में भी भेजा था, साथ ही साथ अफगानिस्तान के काबुल अभियानों में भी भेजा था। आप खुद सोच लो कि जब शाहजहां का जो उत्तराधिकार युद्ध हो रहा है शाहजहां के पुत्रों के, उसमें मुगल सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह कर रहा है, तो कितने महान राजा होंगे मारवाड़ के राठौड़। तो बोलते हैं कि मुगलों के साम्राज्य विस्तार में राठौड़ों की भूमिका क्या रही मारवाड़ की, वो जानकारी अपन को मिलती है। खुर्रम ये अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता, जहांगीर के विरुद्ध। बोलते क्यों विद्रोह करता है, कारण समझो। अकबर का बहुत लंबा शासनकाल रहा। जब अकबर का शासनकाल लंबा रहा तो जहांगीर लेट राजा बना। जहांगीर लेट राजा बना तो उसका बेटा काफी उम्र में हो गया और राजा ही बनने को नहीं मिल रहा है। तो फिर उस खुर्रम ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बादशाह बनने के लिए इसने क्या कर दिया, विद्रोह। इसने जब विद्रोह किया तो अलग अलग रियासतों से अलग अलग लोगों को भेजा है। किसने, शाहजहां ने। तो जब जौनपुर में ये विद्रोह कर रहा था तो जौनपुर विद्रोह का दमन किसने करा, गज सिंह। वहां से खुर्रम क्या कर जाता, भाग जाता। साथ ही साथ गज सिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती, याद रह जाएगा। ठीक, इसके अलावा अपन बात करते हैं, इनको एक उपाधि भी दी थी। क्या उपाधि, दल थंबन, याद है ना आपको। दलों के दल को नाश कर देते, जैसे दल थंबन की उपाधि थी इनकी गज सिंह जी। आगे जब पढ़ेंगे हाँ इसी कारण दी थी, वही दल थंबन की उपाधि भी दी गई है इनको, शाहजहां के द्वारा ही दी गई है। ठीक है, एक इसकी उपाधि के बाद एक आता है ग्रंथ आता है जिसका नाम है गुणभाष। और ये गुणभाष किसने लिखा है, हेम कवि ने। गज सिंह के समय जो है वो शिक्षा पद्धति
उद्यानों, राजप्रसादों के ऊपर, मतलब राजप्रसाद यानी महलों के ऊपर उस समय बाग कैसे होते थे, उद्यान कैसे थे, उन पे शिक्षा कैसी थी, उस पे ऊपर गुणवास किसने लिखा है? ये भी किसका दरबारी विद्वान है? जो मेन याद रखना है वो है केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन किसका दरबारी विद्वान है? एग्जाम में सवाल आया हुआ। तो मारवाड़ के शासक गज सिंह का दरबारी विद्वान है। इसने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है गुण रूपक या गज गुण रूपक। ये सवाल आया हुआ है कि गज गुण रूपक का विषय वस्तु क्या है? उसकी विषय वस्तु दीपावली पर, विवाह व त्योहार, दशहरा पर्व और राजस्थानी वेशभूषा। इन्हीं जो केशवदास है उनके कुछ और भी ग्रंथ हैं, वो भी आप यहीं पर लिख दो। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा अमर सिंह रदुआ। ये देखो सवाल आएंगे सारे। अमर सिंह रदुआ ये किस पर लिखा? अमर सिंह राठौड़ पर। नागौर के अमर, ये गज सिंह जी के ही बेटे हैं, अमर सिंह राठौड़। नागौर के अमर सिंह राठौड़ पर, नागौर के अमर सिंह राठौड़ बहुत वीर योद्धा थे, ठीक है, बड़े बेटे थे लेकिन जिद्दी थे, इसलिए इनको राजा नहीं बनाया और छोटे बेटे को राजा बनाया, ठीक है। दूसरा एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है विवेक वार्ता। ये भी पूछा गया है, उपनिषदों पर टीका है ये। गुलाब राय नहीं, अनारा, गुलाब राय तो आप अलग चले गए थे, विजय सिंह। हाँ, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर उन्होंने गज सिंह जी ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को क्या बना? तो विवेक वार्ता उपनिषदों पर टीका है। एक इनका और ग्रंथ याद रख लेना, उसका नाम है छंद गोरखनाथ। छंद गोरखनाथ। तो ये सारे ग्रंथ किसके हैं ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा गज सिंह रो छंद है जो कृष्णा आडा ने लिखा है, गुणवास है जो हेम कवि ने लिखा है, गुण रूपक है केशवदास गार्डन ने लिखा। इस टाइप से याद करेंगे कि आपको सारे ग्रंथ अच्छे से याद रहेंगे और लंबे टाइम तक याद रहेंगे। मिटाऊं इसे? ठीक है। और क्या बात आती है, देखो गज सिंह जी के बाद में राजा कौन बना बताओ मुझे? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय का जो चारण साहित्य का जो मेन ग्रंथ है वो कौन सा है? जसवंत विलास। ग्रंथ का नाम क्या है? जसवंत विलास। जसवंत विलास। और जसवंत विलास जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? जसवंत विलास ग्रंथ लिखा है दलपत मिश्र ने। क्या नाम है? दलपत मिश्र। लगभग 1648 के आसपास में ये ग्रंथ लिखा गया और आप सब जानते हो ये किस पर है? ये मारवाड़ के जसवंत सिंह पर है। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, इंपॉर्टेंट शासक थे, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम पर है। जसवंत सिंह प्रथम का समय 1638 से 1678 ईस्वी का समय है, ठीक है। समय देख लेना थोड़ा सा, मैं अंदाजे से भी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, वैसे तो लगभग सही होगा। इन जसवंत सिंह के बाद में इनके बेटे हुए जिनका नाम था अजीत सिंह, और अजीत सिंह पर लिखा गया ग्रंथ अजीतोदय। अजीतोदय। और अजीतोदय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया जगजीवन राम भट्ट। जगजीवन राम भट्ट। इसमें किसकी जानकारी आती है? इसमें जो जानकारी है वो जसवंत सिंह प्रथम व उनके पुत्र अजीत सिंह, जिसने औरंगजेब के साथ बहुत सारा संघर्ष किया है, याद है ना, जिनके सहयोग में कौन खड़े थे? दुर्गादास राठौड़, ठीक है। तो जसवंत सिंह प्रथम को उनके पुत्र अजीत सिंह का मुगलों से जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का पूरा उल्लेख आपको कहां पर मिलता है? संघर्ष का उल्लेख आपको यहाँ पर मिलता है। ग्रंथ का नाम है अजीतोदय, लिखने वाले का नाम है जगजीवन राम भट्ट। एक इनके बेटे हुए जिसका नाम था अभय सिंह। अभय सिंह के समय के दो ग्रंथ याद रख रहे हैं, राजरूपक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? वीर भान रत्न। ये सारे जो ग्रंथ है ना चारण साहित्य के अंतर्गत आएंगे। वीर भान रत्न, और वीर भान रत्न ने ये ग्रंथ लिखा, ये भी चारण कवि है। ये डिंगल शैली में लिखा। कौन सी में? डिंगल शैली। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल देना। चारण शैली में ग्रंथ लिखा राजरूपक। और ये जो राजरूपक ग्रंथ है ये किसके बारे में है? ये मारवाड़ के अभय सिंह के बारे में, मारवाड़ के अभय सिंह के बारे में। आप लगभग जानते हो कि अजीत सिंह का समय रहा था जसवंत सिंह की डेथ के बाद से लेकर, और इनका समय लगभग 1724 के आसपास रहा था। और अभय सिंह का समय स्टार्ट होता है 1724 के आसपास से लेकर 1749 तक रहा था अभय सिंह का। तो अभय सिंह के बारे में इसमें जो मेन फैक्ट याद रखना वो क्या है? वो याद रखना अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार
हाँ, गुजरात के सूबेदार बुलंद खां के मध्य, ये सवाल एज इट इज पूछा गया, ठीक है। गुजरात के सूबेदार बुलंद खां के मध्य अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा चित्रण किया। मतलब इस आंखों देखा चित्रण कौन करेगा? जब वो खुद व्यक्ति वहां उपस्थित होगा तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये वीरबान रत्नू कौन है? ये अभय सिंह का दरबारी वीरबान है और ये वहां पर उपस्थित था, दरबारी वीरबान। इसमें जो इतिहास शुरू होता है ना, वो मारवाड़ के सेत कुमार से लेकर, मारवाड़ के सेतु कवर से लेकर से अभय सिंह तक का इतिहास मिलता है। आप कभी पढ़ोगे तो राव सिंह के पिता का नाम क्या मिलता है? सेतु कवर मिलता है। वहां से लेकर और अभय सिंह तक का जो संपूर्ण इतिहास है वो काम मिलता है। तो वो वीर भाण का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है राजरूपक। इस ग्रंथ में जो है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है, तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। वो तो ठीक है, अपन लिख लेंगे, ठीक है। ये बातें अपन को याद रखनी है। एक ग्रंथ इसी के ऊपर लिख देता हूँ, इसी के टाइप का एक ग्रंथ और है, जिस ग्रंथ का नाम है सूरज प्रकाश। देखो एक ही साथ में आपको मारवाड़ के जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बता दूंगा। सूरज प्रकाश किसने लिखा है? कर्णीदान ने। ये भी क्या है? चारण कवि है, चारण कवि। ये ग्रंथ भी किसके बारे में? अभय सिंह के बारे में जानकारी देता है। अभय सिंह के बारे में जानकारी देता है। अभय सिंह के बारे में जानकारी देने वाला कौन सा ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है जिसका नाम है सूरज प्रकाश। और सूरज प्रकाश किसने लिखा है? कर्णी। इसमें मारवाड़ के ठीक है, इसमें जो होता है मारवाड़ के इतिहास की जानकारी, मारवाड़ की वेशभूषा, उस समय की जो वेशभूषा है, व शिक्षा पद्धति की जानकारी, ठीक है। 13 कोटि मारवाड़ का उल्लेख। ये कुछ बातें जो है वो आपको याद रखना है। देखो मैंने आपको क्रम वाइज बताए, गज सिंह के बेटे जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह, 4 राजाओं की बात करी। गज सिंह जी जो है उनका समय है लगभग 1619 से 1638 का। और गज सिंह के समय हमने 3 ग्रंथ पढ़े। एक तो महाराजा गज सिंह रोचन, ग्रंथकार का नाम है कृष्णा आडा। एक ग्रंथ अपन ने पढ़ा कौन सा? गुणभास, ग्रंथकार का नाम है हेम कवि। एक ग्रंथ पढ़ा गज गुण रूपक, ग्रंथकार का नाम है केशवदास गार्डन। केशवदास गार्डन के कुछ अन्य ग्रंथों की भी अपन ने चर्चा करी। और वो अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो विवेक वार्ता जो है वो लिखा गया है, एक इसी के साथ उपनिषदों पर टीका विवेक वार्ता, अमर सिंह राठौड़ पर अमर सिंह रदूहा लिखा है, और एक ग्रंथ लिखा है छंद गोरखनाथ। फिर अपन ने बात करी उनके बेटे जसवंत सिंह पर जसवंत विलास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? दलपत मिश्र। फिर उनके बेटे अजीत सिंह पर अजीतोदय ग्रंथ लिखा है जगजीवन राम भट्ट ने। और अभय सिंह पर 2 ग्रंथ अपन को याद रखना है, एक तो राजरूपक जो लिखा है वीरभाण रत्नू ने, और एक लिखा है अपने सूरज प्रकाश जो कर्णीदान। देखो सूरज प्रकाश और राजरूपक तो ऐसे याद रख लेना। किरण कहाँ से निकलती है? सूरज से। तो सूरज प्रकाश तो कर्ण यानी कर्णीदान, ठीक है। और राजा जो है वो क्या होता है? वीर होता है। तो राजरूपक जो हो गया वीरभाण रत्नू द्वारा, ठीक है। ये 2 बात तो इस प्रकार से आप याद रख लेना। अभय सिंह के समय के ग्रंथ है। एक ग्रंथ और लिख देते हैं, फिर मारवाड़ वाले हो गए, फिर कुछ और ग्रंथों की बात करेंगे। इस तरीके से अपन चारण साहित्य को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर आज अपन को जैन साहित्य और मुस्लिम साहित्य देखना, फारसी साहित्य देखना। तो एक ग्रंथ अपना आता है जिसका नाम है मान जसो मंडल। मान जसो मंडल। और ये मान जसो मंडल किसने लिखा है? ये लिखा है बाकीदास ने। पढ़ा था ना अपन, बाकीदास ने। बाकीदास आसिया द्वारा मान जसो मंडल लिखा है। और ये किसके बारे में है? मान सिंह के बारे में। मारवाड़ के शासक मान सिंह, मारवाड़ के मान सिंह के बारे में। मान सिंह का समय लगभग जो है 1803 से 1843 ईस्वी के आसपास का जो समय। और मान सिंह की अंग्रेजों के विरुद्ध नीति का पता लगता है। मान सिंह की अंग्रेजों के विरुद्ध
अंग्रेजों के विरुद्ध नीति का पता लगता है। मान सिंह ने अंग्रेजों के विरोधी जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। तो ये बात अपन को याद रखना, कौन से ग्रंथ से पता लगती है? मान जसोमंडल। 5 शासकों की मारवाड़ में अपन ने बात करी। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ बीकानेर से संबंधित जैन साहित्य की। ठीक है, बीकानेर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वहां से क्या क्या याद है। एक ग्रंथ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। ग्रंथ का नाम है राजविलास। राजविलास, ठीक है। ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है सदाशिव भट्ट ने। किसने लिखा है? सदाशिव भट्ट ने। इसमें बीकानेर का इतिहास, बीकानेर के राव कल्याणमल के बारे में जानकारी। ठीक है, बीकानेर के राव कल्याणमल के बारे में जानकारी जो है उसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? आपके सदाशिव भट्ट है। और सदाशिव भट्ट का ग्रंथ कौन सा है? राजविलास ग्रंथ है। एक राजविलास अपन जब मेवाड़ के शासक राज सिंह पढ़ेंगे तब भी लिखा है, वो किसके द्वारा लिखा गया? वो कवि मान द्वारा लिखा गया, उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, एक तो राजविलास हो गया। ठीक है, एक ग्रंथ आता है आपका वंशोत्कीर्ण काव्य। वंशोत्कीर्ण काव्य किसने लिखा है? वंशोत्कीर्ण काव्य लिखा है करमचंद ने। और ये करमचंद कौन है? राय सिंह का दरबारी है। ठीक है, बीकानेर के शासक राय सिंह का मंत्री है, उसके द्वारा लिखा गया। इसमें क्या जानकारी है? बीकानेर के 16वीं सदी का इतिहास है। बीकानेर के 16वीं, राय सिंह के समय का 16वीं सदी का इतिहास मिलेगा आपको। और साथ साथ बीकानेर में दान पुण्य व दशहरा पर्व कैसे मनाया जाता था उसकी जानकारी। तो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है आपके लिए। बीकानेर से रिलेटेड एक ग्रंथ आता है राजविलास, जो किसने लिखा है? सदाशिव भट्ट ने। बीकानेर के कल्याणमल का, और फिर कल्याणमल के बेटे कौन है? राय सिंह। राय सिंह के समय वंशोत्कीर्ण काव्य करमचंद ने लिखा है, और वो राय सिंह का मंत्री है। बीकानेर के 16वीं सदी का इतिहास, दान पुण्य और दशहरा पर। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य। करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य, थोड़ा सा याद रखना, वंशोत्कीर्ण काव्य तो किसने लिखा है? करमचंद ने। और करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य किसने लिखा है? ये लिखा है जयसोम ने। और जयसोम किसका दरबारी है? मंत्री करमचंद का दरबारी है, करमचंद का आश्रित कवि है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? इसमें जो जानकारी मिलती है, तो बीकानेर का इतिहास, एक बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है ना, उसके निर्माण की जानकारी। जूनागढ़ दुर्ग सब जानते हो, बीकानेर के अंदर जूनागढ़ के निर्माण की जानकारी। जूनागढ़ के निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो बीकानेर के शासकों के वैभव, वो उनके विद्या अनुराग की जानकारी मिलती है। ये भी अपन को याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक लास्ट और लिख देता हूं इधर, दलपत विलास, विद्या अनुराग, यानी कि कैसे वो मतलब शिक्षा को लेकर या फिर ग्रंथों को लेकर किस प्रकार से उनका उसकी तरफ झुकाव था, कैसे वो आश्रय देते थे। आपने देखा होगा अपने नाम अनूप सिंह ने तो अनूप पुस्तकालय लिखवा दिया। दक्षिण भारत से जो है महान ग्रंथों को इकट्ठा कर लेकर आए, कई पुराने संस्कृत ग्रंथों को लेकर आए और उनका फिर राजस्थानी भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवाद करवाया। अनूप पुस्तकालय भी है उनके नाम का बीकानेर में। तो उनका जो विद्या अनुरागी होने की जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ आता है दलपत विलास, और ये दलपत विलास किसने लिखा है? बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह ने, बीकानेर के शासक दलपत सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सारे सवाल मिलेंगे। दलपत सिंह ने, ये अधूरा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अधूरा ग्रंथ है।
इसमें एक फैक्ट याद रखने लायक है अपने को, वो याद रखना, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत के दूसरे युद्ध की जानकारी। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो था अकबर और एक तरफ कौन था? हेमू। याद है ना भाई? पानीपत के 3 युद्ध तो पता है ना? पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू। और पानीपत का तीसरा युद्ध कौन था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। याद आ रहा है ना? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है उसकी जानकारी दलपत विलास में। तो देखो मैंने बीकानेर के कुछ ग्रंथ बताए। राजविलास, इसको कई जगह राज विनोद भी लिखा है, लेकिन राजविलास याद रखना। सदाशिव भट्ट, बीकानेर के राव कल्याणमल की जानकारी मिलती है। वंशोत्कीर्ण काव्य, देखो क्या है, सीन क्या है। कल्याणमल जो है इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, आपको पता ही है। दोनों पुत्र इसके दरबार। कल्याणमल ऐसा एकमात्र राजा था बीकानेर का जिसने अफगानों की और साथ ही साथ मुगलों की, दोनों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसने पहले किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? शेरशाह सूरी की। उसके बाद में इसने किसकी अधीनता स्वीकार कर दी? तो याद रखना कल्याणमल जो होता है वो याद रखना बीकानेर का। कल्याणमल जो है उससे विशेष क्या याद रखना है कि इसके बारे में जो सदाशिव भट्ट ने ग्रंथ लिखा उसका नाम है राजविलास। इन्हीं के बड़े बेटे तो कौन हुए? राय सिंह। छोटे बेटे पृथ्वीराज राठौर जिन्होंने ग्रंथ लिखा कौन सा? वेली कृष्ण रुक्मणी ने। तो इन राय सिंह का जो दरबार में जो मंत्री था, जो मेन मंत्री था, उसका नाम था करमचंद। उसने जो ग्रंथ लिखा वो लिखा करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। केवल करमचंद ने। वंशोत्कीर्ण काव्यम किसने लिखा? करमचंद ने। इसमें 16वीं शताब्दी की जानकारी मिलती है। बीकानेर में दान पुण्य और दशहरा पर्व का विशेष उल्लेख इसमें मिलता है। फिर ये जो करमचंद था ना, क्योंकि बीकानेर के महाराजा राय सिंह तो अकबर के अभियानों में बिजी थे, तो उन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनाना चाहा और जूनागढ़ दुर्ग का सारा कार्यभार किसको सौंप दिया? करमचंद को, कि आप आपकी देख रेख में बनाओ। और उन करमचंद ने अपने एक आश्रित कवि जो है जय सोम, उससे एक ग्रंथ लिखा है जिसमें खुद के वंश की भी जानकारी मिलती है। करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्य। ये जय सोम इस मंत्री करमचंद का आश्रित कवि है। इसने जो ग्रंथ लिखा है इसमें करमचंद के वंश की भी जानकारी है, बीकानेर के इतिहास की भी जानकारी है, जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण की भी जानकारी है, बीकानेर के शासकों के वैभव और उनका विद्या अनुरागी होना, ये भी हमें जानकारी मिलती है। बात क्लियर है? एक और लास्ट ग्रंथ है बीकानेर वाला, दलपत विलास। और दलपत विलास दलपत सिंह ने खुद ने लिखा है। इसमें जो होता है, जो पानीपत का दूसरा युद्ध है उसके इसमें बताते हैं कि पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर जो है उसने हेमू को नहीं मारा था। ये जानकारी इसी ग्रंथ के अंदर मिलती है। क्यों याद आ रहा है? बैरम खां वाला। अकबर के प्रारंभिक काल में, जब अकबर बहुत छोटा था, तो प्रारंभिक काल में जो मेन युद्ध होता है अकबर का, वो कौन सा था? पानीपत के द्वितीय युद्ध से ही तो अकबर की सत्ता वापस आती है। याद अब आता है आपके साथ मेवाड़ वाले के ग्रंथ। सारे चाणक्य साहित्य मोटा मोटा आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। मेवाड़ में एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य जो आपने पढ़ रखा है वो अच्छा है, जो अलग है वो याद रख लो। कान्हा व्यास का एकलिंग महात्म्य किसने लिखा है? कान्हा व्यास ने। इसका प्रथम भाग, क्योंकि इस ग्रंथ को लिखने की शुरुआत किसने करी थी? महाराणा कुंभा ने, लेकिन इसको पूरा किसने किया? कान्हा व्यास। लेकिन इसका पहला भाग जो राजवर्णन है, इसके पहले भाग का नाम क्या है? राजवर्णन। वो किसने लिखा? कुंभा ने लिखा। इसमें मेवाड़ का इतिहास है। मेवाड़ का इतिहास कहाँ का इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास इसमें देखने को मिला। साथ ही साथ इसमें उस समय की आश्रम व्यवस्था की जानकारी, आश्रम व्यवस्था की जानकारी, उस समय के आश्रम व्यवस्था की जानकारी जो है वो कौन से ग्रंथ में मिलती है? एकलिंग महात्म्य में। इसमें मेवाड़ के लिए किस शब्द का प्रयोग है? मेवाड़ को तो कहा है इसमें मेदपाट, और हाड़ौती को क्या कहा है? मेदपाट। और हाड़ौती को जो है वो कहा गया हाड़ावती। हाड़ौती के लिए किस शब्द का प्रयोग है? हाड़ावती। तो ये बात अपन को याद रखनी। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है पद्मावत, और ये पद्मावत ग्रंथ आप सब जानते हो किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हाँ, 1540 ईस्वी के आसपास में ये ग्रंथ लिखा गया, शेरशाह सूरी के काल में। किसके काल में? शेरशाह सूरी
के काल में। और ये जो पद्मावत ग्रंथ लिखा गया शेरशाह सूरी के काल में, इस ग्रंथ में मेनली जानकारी किसके बारे में मिलती है? जो मेवाड़ के एक शासक हैं जिनका नाम है रावल रतन सिंह, मेवाड़ के रावल रतन सिंह, वह पद्मिनी की जानकारी, वह रानी पद्मिनी की जानकारी, ये अपन ने पहले भी लिखा। अवधी भाषा का ग्रंथ है, अवधी व हिंदी भाषा का जो होता है ये ग्रंथ है। शेरशाह सूरी के समय यह लिखा गया। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन है, पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन। मैं उस हिसाब से लिखाऊंगा जिस हिसाब से घटित हुआ है, ठीक है। फिर एक आता है ग्रंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया रिसेंट एग्जाम में, अमरसार किसने लिखा है? पंडित जीवाधर ने लिखा। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसमें जानकारी मिलती है राणा प्रताप, याद रह जाएगा आपको देखना भी। इसमें जानकारी मिलती है राणा प्रताप के बारे में और उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम के बारे में। अमर सिंह प्रथम की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौन सा? अमरसार, पंडित जीवाधर द्वारा लिखा गया अमरसार। एक ग्रंथ और आता है जिसका नाम है गोरा बादल चरित्र। गोरा बादल चरित्र जो है वो ग्रंथ किसने लिखा है? हेमरत्न सूरी ने। इनके बारे में आगे और चर्चा कर लेंगे अपन। हेमरत्न सूरी, ठीक है। हेमरत्न सूरी ने ये ग्रंथ लिखा 1588 में। किसके समय? राणा प्रताप के समय, राणा प्रताप के समय। इसमें भी किसकी जानकारी मिलती है? गोरा बादल, कौन है गोरा बादल? गोरा बादल जो है वो रावल रतन सिंह के सेनापति है, मेवाड़ के रावल रतन सिंह के सेनापति। ये हो गया। एक आपके जो ग्रंथ आता है, ठीक, गोरा बादल, ये हो गया इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ। और एक आध अपन इंक्लूड कर देते हैं। एक आता है अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली इंपॉर्टेंट है ये भी। अमर काव्य वंशावली लिखा रणछोड़ भट्ट ने, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। एक साथ चर्चा करेंगे पूरी। रणछोड़ भट्ट तेलंग राज सिंह प्रथम का दरबारी है। इन्होंने ही राज प्रशस्ति लिखी है रणछोड़ भट्ट ने, तो राज प्रशस्ति के लेखक भी हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। इंपॉर्टेंट है इसको। इससे क्या जानकारी मिलती है? एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, जौहर व दीपावली का सजीव चित्रण किया, का सजीव चित्रण, जौहर व दीपावली का सजीव चित्रण जो है किसमें किया गया? इस ग्रंथ में किया गया। साथ ही साथ इसमें राज सिंह के बारे में जानकारी है, राज सिंह प्रथम की जानकारी है। और एक फैक्ट इसमें हल्दीघाटी युद्ध के बाद का मिलता है। हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के घायल होने पर, राणा प्रताप के घायल होने पर सहायता जो की है ना, वो उनके भाई ने की है। और भाई का नाम क्या है? शक्ति सिंह। कौन बताएगा मुझे? शक्ति सिंह जो है, उनकी वंशावली यानी शक्ति सिंह के बारे में जानकारी के लिए कौन सा रासो फेमस है? कौन सा रासो? संगत रासो। किसने लिखा था? गिरधरासो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं आता है। आपको क्रम पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे, बाकी सब क्लियर है, ठीक है। तो देखो, ये कुंभा के समय लिखा गया, तो एकलिंग महात्म में कौन सा हो गया? कुंभा के समय। किसने लिखा है? कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया। ये जो कुंभा का कान्हा व्यास के समय लिखा गया ग्रंथ है, इसकी शुरुआत तो राणा कुंभा ने ही की थी, और पहला भाग इसका राणा कुंभा ने खुद ने ही लिखा, जिसका नाम क्या है? राजवर्णन। परंतु इसको पूरा किसने किया है? कान्हा व्यास ने। इसमें मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास मिलता है, राणा कुंभा तक का इतिहास मिलता है। साथ ही साथ उस समय जो आश्रम व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर जो राणा कुंभा ने जोर दिया, उसकी जानकारी। यहाँ पर मेवाड़ के लिए मेदपाट और हाड़ोती के लिए हाड़ावती शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एक ग्रंथ आता है अमरसार, ये बहुत बार पूछा गया है। अमरसार ग्रंथ किसने लिखा? पंडित जीवाधार या जीवधार ने लिखा है। और ये जो होता है जीवधर, पंडित जीवाधार या जीवधर, दोनों याद रख लेना। जानकारी है राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह सिसोदिया के बारे में, अमर सिंह गोहिल के बारे में। आप जानते हो राणा प्रताप का समय, अमर सिंह का समय लगभग 1597 से लेकर 1620 का जो समय है वो अमर सिंह का है।
ठीक है। गोरा बादल चरित्र, हेमरत्न सूरी को आगे और देख लेंगे। गोरा बादल चरित्र जो है वो हेमरत्न सूरी द्वारा लिखा गया, राणा प्रताप के दरबार में थे, उनके द्वारा ये लिखा गया, 1588 में लिखा। इसमें रावल रतन सिंह के दो दरबारी जो सेनापति थे, गोरा सिंह और बादल सिंह, जो पद्मिनी के संबंधी थे, उनके यहाँ चाचा भतीजा, चाचा और भाई, तो वो जो है दोनों, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। फिर बात आती है एक पद्मावत ग्रंथ। ये पद्मावत ग्रंथ हालांकि संबंध तो रखता है मेवाड़ से, लेकिन लिखा किसने है? लिखा है मलिक मोहम्मद जैस ने। इसको काल्पनिक ग्रंथ की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इसमें जिस हिसाब से पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन, यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण पद्मिनी की सुंदरता को बताया गया, ये सारी घटना कहाँ पर है? इस ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जैसी का अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ। और ये जो है 1540 में शेरशाह सूरी, आप सब जानते हो शेरशाह सूरी का काल 1540 से लेकर 1545 के ईस्वी तक जो था, शेरशाह सूरी ने भारत पर शासन किया, जब हुमायूं को उसने हरा दिया था उसके बाद में, तो उस अवधि में ये लिखा गया ग्रंथ है। इसमें ये जानकर एक ग्रंथ आता है राज सिंह के समय का, अमर काव्य वंशावली, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने ही कौन सा ग्रंथ कौन सी प्रशस्ति लिखी है? राज प्रशस्ति। इसमें मतलब बप्पा रावल से लेकर और राज सिंह तक का डिटेल इतिहास, लेकिन मेन याद रखने लायक है जौहर का और दीपावली का सचित्र वर्णन कौन से मेवाड़ के ग्रंथ में किया गया? तो अमर काव्य वंशावली में जो है वर्णन। साथ ही साथ जो हल्दीघाटी युद्ध है उसके बारे में एक फैक्ट ये देते हैं कि जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध में घायल हो जाते हैं, उनका घोड़ा चेतक घायल हो जाता है, तो महाराणा प्रताप की सहायता उनके रूठे हुए भाई ने की थी। मुगलों से उनकी रक्षा जो होती है, रूठे दो मुगल सैनिकों से उनकी रक्षा उनके रूठे हुए भाई शक्ति सिंह ने की थी, और अपना घोड़ा त्राकट उनको देकर जो है सकुशल उन्हें युद्ध मैदान से बात, जिसके बाद में महाराणा प्रताप कहाँ चले जाते हैं? कोलियरी गांव, मैंने आपको बताया था, और वहाँ अपनी अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को बनाते। ये स्टोरी भी अपन को पता है। और बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट मेवाड़ वाले भी ग्रंथ अपन ले रहे हैं, ठीक है। ये चारण साहित्य सारे ग्रंथ अपन मोटे मोटे क्लियर कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है कुछ चारण साहित्य के अलावा भी है, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है राज रत्नाकर। ये राज रत्नाकर भी किसने लिखा है? सदाशिव। लेकिन ये सदाशिव अलग है, और जो मैंने आपको राजविलास लिखा है ना, वो अलग है। तो अगर आपको राजविलास का पूछे तो उसका संबंध बीकानेर के राठौड़ों से, जबकि राज रत्नाकर है वो सदाशिव ने लिखा है। इसमें राज सिंह के बारे में जानकारी है, ये राज सिंह का दरबारी, राज सिंह प्रथम का दरबारी, और जानकारी भी किसके बारे में? राज सिंह के बारे में। जानकारी भी किसके बारे में मिलती है? राज सिंह प्रथम के, औरंगजेब के समकालीन है। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है राज विलास, ठीक है। ये राजविलास किसने लिखा है? कवि मान ने, ठीक है। एक राजविलास अपन ने बीकानेर वाला देखा, वो सदाशिव भट्ट ने, ये राजविलास लिखा है कवि मान ने। इसमें जानकारी क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है राज सिंह प्रथम और साथ ही साथ उनके बेटे जय सिंह प्रथम के बारे में। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है जगविलास। किसने लिखा है? कोई लेखक का नाम बता दो, मजा आ जाए। जगविलास किसने लिखा है? एनीवन? नंदराम ने। जगविलास किसने? मैंने आपको पढ़ाया मेवाड़, तब भी लिखवाए ये सारी बातें, लेकिन अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट पता। ये किसके बारे में जानकारी देता है? मेवाड़ के शासक जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड के बारे में। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है भीम विलास। ग्रंथ कौन सा है? भीम विलास। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाल देना, ये आया हुआ सवाल। भीम विलास ग्रंथ किसने? देखो दो लोग ना, हाँ बता रहा हूँ। भीम विलास जो ग्रंथ है वो लिखा है कृष्णा आडा ने। अब ध्यान से सुन लेना यहाँ पे, भीम विलास ग्रंथ किसने लिखा है? कृष्णा आडा ने। ये कृष्णा आडा अलग है, वो कृष्णा आडा अलग है। कौन सा? गज सिंह के समय का कृष्णा आडा और लिखा था, जिसके समय में महाराजा गज सिंह रोशन, वो भी कृष्णा आडा, ये भी कृष्णा आडा। ये तो भीम विलास, भीम लिख दिया सॉरी, भीम विलास। भीम विलास ये जो है मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक भीम सिंह के बारे में। मेवाड़ के शासक भीम सिंह जानते हो ना, जिन्होंने संधि की थी। हाँ, कृष्णा कुमारी वाला विवाद आपने देखा होगा, युद्ध हुआ था। कौन सा? गिंगोली पर्वत सर, वही। उन भीम सिंह के बारे में है, सेकंड के बारे में। जो ग्रंथ कौन सा? नोट में याद रखना, नोट में याद रखना। एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है भीम विलास,
और ये भीम विलास ग्रंथ किसने लिखा है? ये भीम विलास लिखा है शंकर राव ने। और ये शंकर राव ने जो ग्रंथ लिखा है भीम विलास, वो कौन सी भाषा में है? अहिर बाटी में। याद आ रहा है? अहिर बाटी में। इसमें किसका उल्लेख है? इसमें उल्लेख है नीम राणा अलवर के भीम सिंह चौहान के बारे में। नीम राणा अलवर के भीम सिंह चौहान के बारे में। और इसमें चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? चौहानों की, ऊपर लिख दूं? ऊपर लिख। चौहानों की उत्पत्ति इसमें मानी है अग्निकुंड से। ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति इसमें किससे मानी? वत्स, वो आप लिख रहे हो ना जो वत्स वाला, ब्राह्मण वाला, वो मानी है जान कवि न्यामत खान ने। किसमें? कायम रासू में। याद आ रहा है? कायम रासू, जिसमें फतेहपुर के कायम खानी वंश की जानकारी है, उसमें जो है वो चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? वो मानी। और एक आपका बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी किससे मानी है? इन्होंने मानी है अग्निकुंड सिद्धांत से। अब देखो ध्यान से समझो, अपन ने जो मेवाड़ के इतिहास, मेवाड़ के जो ग्रंथ पढ़े, एक ग्रंथ और पढ़ेंगे, बाकी मोटा मोटा एक बार आप लिख लो। किसना आड़ा, ये नीचे वाला भीम सिंह चौहान है, नीम राणा का। नीम राणा अलवर का शासक भीम सिंह चौहान के बारे में जानकारी। चौहान, इस ग्रंथ में चौहानों की उत्पत्ति है ना, चौहानों की उत्पत्ति मानी है अग्निकुंड से। चौहानों की उत्पत्ति इसमें किससे मानी? अग्निकुंड से। अग्निकुंड सिद्धांत तो आपको लिखा है ना भाई, किसने दिया है? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, अग्निकुंड से। तो ये कुछ मेवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनकी बात, एक लास्ट ग्रंथ की और बात करें, फिर एक साथ में अपन रिकैप करेंगे। हाँ, अग्निकुंड सिद्धांत तो चंद्रबरदाई ने दिया अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में। क्यों, कोई ऑब्जेक्ट है, डाउट है? समर्थन तो किया था मोनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, चारण कवियों ने, भाट कवियों ने, उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन ग्रंथ जो सिद्धांत दिया वो दिया चंद्रबरदाई ने कि आबू में गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए, परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, जिसमें सबसे अंत में चौहान उत्पन्न हुए, जिनको चाहमान भी कहा गया, जिसमें अपन ने चाहमान को भी एक बार शब्द को परिभाषित किया था। हाँ, जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में। क्या था चाहमान का मतलब? जो चाप चलाना जानता हो, यानी धनुर्विद्या में विद्वान हो, जो ह यानी कि जो हरि की पूजा, हरि की उपासना करता हो, जो मान यानी अतिथियों का मान करता हो, जो न यानी नीतिवान शासक हो, चाहमान। इस परिभाषा किसने की थी? जयानक ने अपने ग्रंथ में की थी। और जयानक ग्रंथ किसने लिखा? जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, कश्मीरी पंडित था जयानक, उसने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में इस बात का उल्लेख किया था। आप जानते हो, मैंने बताया भी आपको पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में याद रखना तराइन के युद्धों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो तराइन के युद्धों से पहले ही खत्म हो गया, मतलब 1190 तक की घटनाओं का उल्लेख है। याद रहेगा। एक और लास्ट ग्रंथ लिखें जो आपने पहले भी पढ़ा रखा, लेकिन यहाँ और लिख देते हैं। इस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। ठीक है, किसने लिखा है वीर विनोद? श्यामल दास। हाँ, कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास ने ये ग्रंथ लिखा है। श्यामल दास 3 लोगों के दरबार में थे। किस किस के दरबार में रहे? एक तो शंभू सिंह के दरबार में रहे, एक रहे सज्जन सिंह के दरबार में, और एक रहे किसके? फतेह सिंह के दरबार। मेन आपको याद रखना है कि किसके दरबारी थे। मुख्य तौर पर ये जो है इनको जो फेमस हुए ना, वो किसके? श्यामल दास जो है वो के दरबारी। श्यामल दास जो होता है वो मेन जो होता है मुख्यतः सज्जन सिंह के दरबारी। याद रखना, सवाल सज्जन सिंह का आता है। एक तो बात ये याद रखना। अब इन्होंने जो है वो वीर विनोद ग्रंथ लिखा, और ये वीर विनोद ग्रंथ जो होता है इसमें क्या है? मेवाड़ का विस्तृत इतिहास है। किसका इतिहास है? मेवाड़ का विस्तृत इतिहास है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और मेवाड़ का विस्तृत इतिहास इन्होंने जो लिखा है वो कितने वर्षों में लिखा है? 21 वर्षों में। 21 वर्षों में। और 21 वर्षों में भी कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में जो है इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। और वो याद रखना, मेवाड़ का विस्तृत यानी डिटेल इतिहास लिखा है 21 वर्षों में, टोटल 4 भागों में इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास। किसके कहने पर शुरू किया? शंभू सिंह के कहने पर शुरू। ठीक है, कहने पर शुरू किया वीर विनोद, याद रह जाएगा। और किसने इस पर रोक लगाई थी? इसके प्रकाशन पर रोक किसने लगाई थी? वो लगाई थी फतेह सिंह ने।
जो वीर विनोद है, उस वीर विनोद के कारण जो इनको उपाधियां मिली थी, किसको? श्यामल दास को। श्यामल दास को उपाधियां, और श्यामल दास को कौन कौन सी उपाधियां मिली? एक तो श्यामल दास को इनमें उपाधियां मिली हुई थी कवि राजा की, कवि राजा की उपाधि मिली। एक इन्हें उपाधि मिली हुई थी केसर ए हिंद, इस ग्रंथ के कारण ही केसर ए हिंद की उपाधि इनको मिली। और एक इनको उपाधि मिली थी महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय, ठीक है, महामहोपाध्याय। कवि राजा की उपाधि तो सज्जन सिंह ने दी इस ग्रंथ के कारण, और केसरी हिंद और महामहोपाध्याय की जो उपाधि है वो दी अंग्रेज सरकार ने। सज्जन सिंह के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे, और संबंध इनका कहां से है? भीलवाड़ा से। तो मोटा मोटा मैंने आपको यहाँ पर वीर विनोद ग्रंथ के बारे में जो बातें हो सकती थी, श्यामल दास के बारे में जो बातें हो सकती थी, वो सारी बातें बता दी। एक तो मेवाड़ का इसमें विस्तृत इतिहास मिलेगा, और एक जानकारी और है कि मेवाड़ की 84 दुर्गों में से, जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? तो 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो कराया राणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। ये जानकारी भी अपन को यहाँ से मिलती है। अलग अलग जो है खंडों में इसको लिखा गया है, ये आप याद रखना। वीर विनोद ग्रंथ की बात कर रहे हैं। वीर विनोद जो है मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देता है। लिखने वाले लेखक का नाम है कवि राजा श्यामल दास। भीलवाड़ा के ढोलकिया गांव से संबंध रखते हैं ये। हाँ इसमें लिखा ना, यहाँ गुइलों की 36 शाखाओं का उल्लेख इन्होंने किया। गुइलों की इन्होंने 24 शाखाओं का, सॉरी 24 शाखाओं का इन्होंने उल्लेख। 26 और 24 दो बताई थी, 26 तो बताई थी गुजर प्रतिहार की। वो तो मोनोद नैंसी की बात कर रहा हूँ। मोनोद नैंसी ने 26 बताई नहीं, फिर गुइलों के बारे में दो बातें थी ना, प्रतिहार और उनके लिए एक में 26 और एक में 24, तो इन्होंने 24 बताई ना गुइलों। एक बार मुझे याद करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से मुझे 3 फैक्ट तो मुझे याद है। एक तो 26 हो जाएगा, वो तो किसने बताई? वो उसकी गुजर प्रतिहार की, वो तो मोनोद नैंसी ने बताई, वो तो क्लियर करो। फिर 24 शाखा जो बताई है वो मेवाड़ वालों की, तो इन्होंने 24 नहीं 36 बताई, इन्होंने 36 बताई मेरे। कौन? एक बार चेक कर लेंगे, मुझे भी अभी कंफ्यूज मत हो, चेक कर लेंगे, और मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगे आप। मेरे हिसाब से इनका 36 है। अब 26 तो उनका है, सीधा सीधा गुजर प्रतिहारों का। इन्होंने तो मेवाड़ की बात करी है। मेवाड़ में 2 फैक्ट आते हैं, एक तो 24 शाखा और एक 36 शाखा। तो 24 और 36 शाखा की ही बात करेंगे अपन। किसने बोला 36 बताइए जान से? वो तो क्षत्रियों की बताइए, अपन बात गुइलों की कर रहे हैं। तक वो क्षत्रियों की टोटल शाखा बताइए, जिसमें मारवाड़ मेवाड़ के जो भी राजवंश हुए, परमार चालुक्य चौहान, वो वाली बात है। अब बात कर रहे हैं केवल गुइलों की। गुइलों में मतलब वापस सिसोदिया वगैरह, इनके गुइलों के अंदर जो शाखा होती है, उप शाखा, उसका वर्णन। कंफ्यूज मत हो, ठीक है? मुझे जहां तक याद है इनका 36 याद है, फिर भी अब आपका कंफ्यूजन है तो एक तो 26 शाखा है जो गुर्जर प्रतिहारों की है, वो 26 शाखा तो मोनोद नैंसी ने बताई। फिर मेवाड़ के गुइल वंश की एक व्यक्ति ने तो 24 बताई, एक व्यक्ति ने 36। मेरे हिसाब से मुझे जितना याद आ रहा है कि 24 बताई है मोनोद नैंसी ने, और 36 बताई है कवि राजा श्यामल दास ने। और आप जो 36 कह रहे हो वो ओवरऑल क्षत्रियों की बताई है नैन्सी ख्यात में। किसने? नैन्सी ने। अब यहाँ मेवाड़ की बात चल रही है, सिर्फ ओवरऑल तो कैसे बताएंगे? जैसे पूरे मारवाड़ में कौन से कैसा राठौड़ है, कछवा कहाँ पर है कि वहां पर, भाटी कहाँ पर है जैसलमेर में, इस टाइप से टोटल 36 बताई। और सिर्फ मेवाड़ की 36 जो बताई वो अलग होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो बात है, ये बात अपन के इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाती है। तो अपन ने मेवाड़ के जो प्रमुख ग्रंथ पढ़े, उन ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से ग्रंथ पढ़े अपन ने? जैसलमेर की ख्यात लिखवा दिया ना, मेहता। अच्छा, अजीतमल मेहता पूरा नाम लिख दो, कल मुझे याद नहीं आ रहा था, दिमाग से निकल गया था। जैसलमेर की ख्यात का लेखक मेहता का पूरा नाम है अजीतमल मेहता, ठीक है? अजीतमल मेहता, क्या नाम है?
अजीत मल मेहता, लिखूं क्या? लिख दोगे ना, अजीत मल मेहता जैसलमेर के ख्याल जो है वो उसने लिखी है। क्लियर है? चलो अब कुछ और ग्रंथों की बात कर लेते हैं जो अन्य हैं, कुछ उनकी बात कर लेते हैं। सर ये रान रासो का है ना, आपने दयाल या दयाराम लिखा, ये दलपत विजय था कि दयाराम? नहीं, दयाल या दयाराम, ये दलपत विजय है आपका खुमान रासो का। ठीक है, खुमान रासो का है दलपत विजय। राम रासो का दयाल। हाँ, दयाल या दयाराम, ठीक है, याद रखना। दलपत विजय खुमान रासो का, ठीक है। खुमान रासो जिसमें खुमान सेकंड की जानकारी भी है, जिसमें मेवाड़ में राणा कुंभा से लेकर राज सिंह तक की जानकारी है, और उस खुमान रासो में भी वो जानकारी है जो हल्दी घाटी के युद्ध वाली, कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, हाँ बप्पा रावल से लेकर बप्पा रावल, यार ऐसे कर बोल रहा हूँ ना मैं, वही तो बात बोल रहा हूँ आपको। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा, खुमान रासो में खुमान सेकंड की जानकारी है, बप्पा रावल से लेकर और राज सिंह तक की जानकारी है, राज सिंह के काल में लिखा गया है, महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का हल्दी घाटी युद्ध के बाद में मिलन का उल्लेख है। सही है? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह में कुंभा से राज सिंह बोला ना, इसलिए अभी बीच में जो पहले स्टार्टिंग में लाइन बोली ना, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें खुमान और कुंभा जैसे शासकों का उल्लेख है। तो बप्पा रावल से राज सिंह के बीच में खुमान और कुंभा आए ना, बड़े राजा, तो खुमान और खुमान सेकंड और कुंभा जैसे बड़े राज शासकों का उल्लेख भी, तो टोटल में वो भी तो आएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब अन्य कुछ ग्रंथ हैं जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अमीरनामा, ठीक है, अमीरनामा किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है। अमीरनामा याद रख लेना, ये लिखा है मुंशी भूसावन ने, ठीक है। ये है टोंक के आमिर खां पिंडारी के बारे में, टोंक के आमिर खां पिंडारी, इनको टोंक का संस्थापक भी कहा जाता है। आमिर खां पिंडारी के बारे में एक ग्रंथ है, लगभग आमिर खां पिंडारी का टाइम मैं आपको बता दूं 1817 से शुरू हुआ था इनका समय, और 1817 का 17 1834 तक का समय आमिर खां पिंडारी का। तो मुंशी भूसावन ने लिखा है अमीरनामा, एक ये ग्रंथ याद रख लेना। ये अन्य लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक ग्रंथ है राव रतनरी बेली, राव रतनरी बेली, ये जो ग्रंथ है राव रतनरी बेली, ये किसने लिखा है? ये लिखा है कल्याण दास, और ये कल्याण दास, इसमें किसकी जानकारी है? बूंदी के रतन सिंह, बूंदी के महाराव रतन सिंह। याद आ रहा है क्या? बूंदी का महाराव रतन सिंह बड़े अच्छे से पढ़ाया था, जहांगीर का समकालीन है, चित्रकला में बहुत महारत है। हाँ, सर बुलंद राय की इनको उपाधि, राम रासो की, इनका बहुत अच्छे राजा थे, तो इनका राम राज्य जैसा शासन था, इसलिए इनको जो था वो राम राज्य जैसे राम राजा की उपाधि दी जहांगीर ने। चित्रकला में जो है, हाँ किस हाँ चित्रकला, बूंदी चित्रकला में विलासिता का प्रभाव देखने को मिलता है, वो भी अपन ने बात करी थी। राव रतन सिंह जो है, चित्रकला इनके समय जो फली फूली है वो इनके समय भी यहाँ पर फूली है। तो ये जहांगीर के समकालीन है राव रतन सिंह, ये भी याद रखना, इन पर लिखा हुआ राव रतन रिवेली। एक और ग्रंथ कौन सा आता है इसके अलावा? एक और ग्रंथ आ जाएगा जिसका नाम है केसरी सिंह समर, ये अन्य लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। केसरी सिंह, ये जो है ना रियासतों से संबंधित ग्रंथ, जिसमें केसरी सिंह समर, ये केसरी सिंह समर किसके द्वारा लिखा गया? ये केसरी सिंह समर जो होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और ये लिखा गया हरिभद्र द्वारा या हरिनाम द्वारा, हरिनाम द्वारा लिखते हैं, हरिभद्र नहीं, हरिनाम द्वारा लिखा केसरी। इसमें किसकी जानकारी है? खंडेला सीकर, खंडेला सीकर के केसरी सिंह की जानकारी, खंडेला सीकर के राजा केसरी सिंह की वीरता का उल्लेख है, केसरी सिंह के वीरता का उल्लेख, ये भी आया हुआ एग्जाम में सवाल। ये औरंगजेब का विरोधी था, मतलब औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब का विरोधी था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी। एक और छोटा सा ग्रंथ और बात कर लेते हैं जिसकी, वो है उदय प्रकाश। ये कुछ अन्य ग्रंथ हैं जो भी आप याद रख लेना, उदय प्रकाश। और ये उदय प्रकाश ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? उदय प्रकाश लिखा गया है, एक और ग्रंथकार है, हरिनाम हो गया, कल्याण दास हो गया, एक और ग्रंथकार है जिनका नाम, जिन्होंने उदय प्रकाश लिखा है, देख लेते हैं। इसमें डूंगरपुर के शासक, डूंगरपुर के शासक उदय सिंह के बारे में, डूंगरपुर के शासक उदय सिंह, महारावल उदय सिंह के बारे में
इसका मैं लेखक बताता हूँ एक मिनट। महारावल उदय सिंह के बारे में। इसका लेखक मुझे याद आने तो एक बार लेखक लिखा देता हूँ। एक आध और ग्रंथ लिख लो। एक ग्रंथ और पूछा जाता, बुद्धि विलास। बुद्धि विलास, और ये जो बुद्धि विलास लिखा ये लिखा वक्त राम शाह ने। फिर आज अपन बात करते हैं जैन सिंह। वक्त राम शाह ने जो है वो बुद्धि विलास लिखा है। और इस बुद्धि विलास ग्रंथ के अंतर्गत अपन को क्या क्या याद रखना है। वक्त राम शाह का एक ग्रंथ है जिसमें मेन बात याद रखनी है, जयपुर की स्थापना का उल्लेख है। किस प्रकार से जयपुर की स्थापना हुई, जयपुर की स्थापना का उल्लेख जो है वो इसमें किया गया है। मतलब याद रखते हैं अपन, ये सवाई जयसिंह के समय लिखा गया, सवाई जयसिंह के समय। और ये वक्तराम शाह जो है इन्होंने सवाई जयसिंह के समय ये ग्रंथ लिखा है। और ये चाकसू से संबंध रखते हैं, चाकसू जयपुर के ये भी याद रखनी। एक उदय प्रकाश का मैं बता देता हूं आपको। इस उदय प्रकाश का मैं आपको लेखक बता दूंगा। हाँ? कौन है? नहीं, ये तो पहले हो गए थे उदय सिंह, ये तो बहुत पहले हो गए थे उदय सिंह। एक और उदय सिंह तो 2-3 हुए हैं वहाँ पर डूंगरपुर में। इन उदय प्रकाश के लेखक का नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे भी दिमाग में रिमाइंड नहीं हो रहा है। एक कुछ यहाँ पर और ग्रंथ लिख लो, उनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमीर से संबंधित कुछ ग्रंथ है जिनकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे पहले भी बताया था हमीर से संबंधित ग्रंथ। फिर अपन सीधे आ जाते हैं जैन साहित्य के ऊपर। हमीर से संबंधित एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। पहले भी आपने लिखा है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। किसने लिखा हमीर महाकाव्य? नैनचंद सूरी ने ग्रंथ लिखा हमीर महाकाव्य। इसमें हमीर जो रणथंभौर का है, हमीर देव चौहान रणथंभौर व अलाउद्दीन के युद्ध का उल्लेख। ठीक है, ये आप एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना। इसके अलावा जो होता है एक ग्रंथ आता है, उसका नाम आता है हमीरायण। ये हमीरायण किसके द्वारा लिखा गया? बाउंड व्यास। और इसमें जानकारी जो मिलती है वो क्या मिलती है, ये भी हमीर देव के बारे में, हमीर देव चौहान। और इसमें बताते हैं हमीर देव चौहान के बारे में, और इसमें आक्रमण के कारण बताएं। अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण क्या बताएं इसमें? 2 कारण बताएं। एक तो कारण बताया, वो बताया महमूद शाह को शरण देना। महमूद शाह मंगोल था, किसने दी थी? हमीर। और दूसरा जो है, हमीर के जो 2 सेनापति थे, हमीर के धोखेबाज सेनापति कौन कौन थे? हमीर के 2 धोखेबाज सेनापति कौन थे? एक नाम था रणमल और एक का नाम था रतिपाल। रणमल व रतिपाल को अलाउद्दीन ने एक ही शॉट में लिखा, अलाउद्दीन खिलजी ने मृत्यु दंड दिया था। इस बात की जानकारी, ठीक है, हमीरायण में लिखती। इसके अलावा आता है हमीर रासो, कि हमीर से सारे ग्रंथ इधर ही लिख देता हूँ, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। हमीर रासो जो है वो आप याद रखना। अगर आपका जोधराज पूछे कि जोधराज ने, तो इसने तो लिखा है मेवाती में या अहिरवाटी में। अगर आपसे पूछे, ठीक है, मेवाती मेनली आपको तो मेवाती पे फोकस करना, अहिरवाटी को भी मैं, ठीक है, अहिरवाटी को भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, मेवाती को भी। एक इसका आ जाएगा सारंगधर। सारंगधर ने लिखा है संस्कृत में। और एक अन्य रचनाकार इसका और है महेश, उसका भी नाम अपन ने कल भी वैसे चर्चा करी थी, वो भी याद रख लेना, ठीक है। हमीर रासो। हमीर रासो के अलावा एक आता है हमीर हट।
ये सारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए आपके सारे इधर ही लिख दो। अमीर हट जो है वो किसने लिखा, वो लिखा है चंद्रशेखर ने, ठीक है, चंद्रशेखर। इसके अलावा आ जाएगा हमीर बंधन, ये लिखा है अमृत कैलाश ने। एक लिखा है हमीर छाड़ा, ये लिखा है राजरूप ने, ठीक है। और एक लास्ट और याद रख लेना, हमीर मदमर्दन, ये हमीर मदमर्दन लिखा है जयसिंह सूरी ने। ये इस हमीर के बारे में नहीं है, ये यहीं पर क्लियर कर लेता हूँ। जयसिंह सूरी ने लिखा है, ठीक है, जैन साहित्यकार है जिन्होंने लिखा है। ये इसको थोड़ा डिटेल हटाऊंगा फिर मैं आपको लिख दूंगा इसके बारे में। एक बार आप यहाँ तक लिख लो, ठीक है। चंद्रशेखर का एक अन्य ग्रंथ भी और लिख लो, सूर्जन चरित्र। तो यहाँ पर ये सारे चौहानों से संबंधित ग्रंथ आ गए। तो अब आपके यहाँ जैन, अब सीधा अपन जैन साहित्य पे चलेंगे। सूर्जन चरित्र, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिनके बारे में आप लिख लो। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा है, जिसमें रणथंबोर के हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछे जाते हैं। हमीर रायण जो है वो किसने लिखा है, भाउंड व्यास ने। हमीर देव के बारे में जानकारी है और कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंबोर पर आक्रमण किया था 1301 में, उसका कारण है हमीर ने मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को क्या दी थी, शरण दी थी, उस कारण। दूसरा, हमीर के युद्ध में जीतने के बाद में, यानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये युद्ध जीत लिया तो बाद में हमीर के दो धोखेबाज सेनापति, जिसने साथ तो दिया था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला, जो अपने राजा के सगे नहीं हुए वो मेरे क्या। ये इस मृत्युदंड वाली घटना का उल्लेख किसमें मिलता है, ये मिलता है हमीर रायण, जो किसकी है, भाउंड व्यास। हमीर रासो संस्कृत में तो सारंगधर ने लिखी और मेवाती अहिरवाटी में जोधराज ने लिखी। जोधराज के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ये नीम राणा अलवर के चंद्रभानु सिंह का जो है क्या है, दरबारी विद्वान है। अहिरवाटी में इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, हमीर रासो। फिर आता है हमीर हट, ये चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। ये चंद्रशेखर सुरजन सिंह के, राव सुरजन जो हाड़ा है उनके दरबारी विद्वान है। एक अन्य ग्रंथ है सूर्जन चरित्र। हमीर बंधन जो लिखा है वो अमृत कैलाश ने लिखा है, और हमीर का छाड़ा जो ग्रंथ है वो राजरूप ने लिखा है। अब एक हमीर मदमर्दन की बात कर लेते हैं। ये इस हमीर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमीर शब्द है इसलिए यहीं पर इसको भी लिखवा दिया। एक हमीर मदमर्दन जो है वो किसने लिखा है, ये लिखा है जयसिंह सूरी ने। इसमें ये क्या लिखा है, इसमें जो है वो जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य, जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य जो भूताला का युद्ध हुआ ना, भूताला का युद्ध कब हुआ था, 1227-28 का जो युद्ध है उसका उल्लेख है, क्या उल्लेख। और इसमें जो हमीर शब्द का प्रयोग किया वो किसके लिए, हमीर शब्द का प्रयोग इल्तुतमिश के लिए। मद यानी उसका अभिमान तोड़ना, मद मर्दन, ठीक है। हमीर शब्द का प्रयोग जो है वो इल्तुतमिश के लिए। अपन ने सबने पढ़ा है कि कैसे इल्तुतमिश ने जो है मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह की राजधानी नागदा पर आक्रमण किया था, और नागदा को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। और जो भूताला का युद्ध है, उस भूताला के युद्ध की जानकारी भी जो है इसमें मिलती है। और इसमें हमीर शब्द का प्रयोग हमीरदेव चौहान के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, ये प्रयोग जो होता है वो किया गया है आपके इल्तुतमिश के लिए। ये आपके प्रमुख जो है जैन साहित्य की बात करी। कुछ अन्य फैक्ट होंगे तो और लिखेंगे। तो आप हेडिंग डालें, सॉरी ये चारण साहित्य की बात करी, अब आप हेडिंग डालें जैन साहित्य।
क्या होगा? साहित्य बहुत बड़ा है। आप कह रहे हो कि पढ़ना है डिटेल में, तो फिर डिटेल तो यही है। नहीं नहीं बाद में पढ़ने के हाँ। लिए इसको डबल कर दे, मतलब दूसरा वाला दे दे। ठीक है, मैं बहुत बड़ा इसको बंद कर दो, एक नया वीडियो वापस स्टार्ट कर दो हाथों हाथ।